नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और आरसीईपी की, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। बड़ा नाम है, बड़ा मुद्दा भी। याद होगा 2019 में भारत ने फैसला किया था कि वो इस बड़े व्यापार समझौते से बाहर रहेगा। पर क्या अब कुछ बदल रहा है? क्या भारत फिर से इसमें शामिल होने की सोच रहा है? हमारे पास ना कई तरह की जानकारी है, सरकारी बयान भी हैं, हाल की मीडिया रिपोर्ट्स भी, कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी राय दी है, और हाँ, जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब को जोड़कर समझें कि भारत अभी सोच क्या रहा है। ये जो पुनर्विचार की खबरें हैं, इनमें कितना दम है और वो कौन सी चीजें हैं जो भारत के फैसले पर असर डालेंगी। असल सवाल तो यही है कि भाई 2019 में जो वजहें थी बाहर निकलने की, क्या वो अब नहीं रही या कुछ नया है? चलिए इसी को थोड़ा कुरेदते हैं आज। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि देखिए आरसेप दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। एशिया पैसिफिक की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। तो भारत का कोई भी कदम, चाहे वो जुड़ने का हो या बाहर रहने का, उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, पूरे रीजन की ट्रेड डायनामिक्स पर पड़ेगा। बहुत गहरा असर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे सीधी बात से। सरकार क्या कह रही है ऑफिशियली? क्या रुख में कोई बदलाव आया है, कोई नरमी? देखिए, अगर हम ऑफिशियल बयानों को देखें तो सरकार का रुख काफ़ी हद तक वही है जो पहले था। आपको याद होगा दिसंबर 2014 में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बिल्कुल साफ कहा था कि नवंबर 2019 में आरसेप से बाहर निकलने का जो फैसला था वो फाइनल है, भारत उस पर कायम है। अच्छा, और उन्होंने कोई कारण दोहराया था उस समय? मतलब वही पुरानी चिंताएं? हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया था कि आरसीईपी का जो अभी का फॉर्मेट है, मतलब जो शर्तें हैं, वो भारत की जो मुख्य चिंताएं थीं उनको दूर नहीं करता। वही चिंताएं जिनके कारण भारत 2019 में हटा था। तो उनके हिसाब से फिलहाल दोबारा विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बातें इंडियन एक्सप्रेस, अपस्टॉक, सब जगह रिपोर्ट भी हुई थी। तो ऑफिशियली तो मामला क्लियर है अभी नहीं। ठीक है, तो आधिकारिक लाइन तो नहीं की है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बड़े फैसले जो होते हैं उनकी आहट पर्दे के पीछे से आती है। क्या अंदर कुछ चल रहा है, कुछ सुगबुगाहट? यही मामला शायद थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाल की कुछ रिपोर्ट्स तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि भले ही ऊपर से सरकार पुरानी बात दोहरा रही हो, अंदर शायद कुछ और पक रहा है। जैसे अभी बिल्कुल हाल ही में 21 अगस्त 2025 को आउटलुक बिजनेस में एक आर्टिकल आया। उसमें यही कहा गया कि भारत आरसीईपी की मेंबरशिप पर गंभीरता से दोबारा सोच रहा है। तो लगता तो यही है कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। फैक्टर्स है, मिले जुले कारण है। एक तो ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में फेरबदल हो रहा है ना आजकल। हाँ, काफी चर्चा है इसकी। बिल्कुल। तो हो सकता है भारत उसमें अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहे और आरसीईपी उसमें शायद मदद कर सकता है। दूसरा, कुछ देश जो टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं उसका भी दबाव हो सकता है कि भाई बड़े ट्रेड ग्रुप में शामिल हो जाओ। और तीसरा, भारत अपने एक्सपोर्ट के लिए नए बाजार ढूंढ रहा है, उनमें डाइवर्सिटी लाना चाहता है। आरसीईपी तो बहुत बड़ा बाजार है उस लिहाज से। क्या उस रिपोर्ट में इस अंदरूनी बातचीत का कोई सबूत या कुछ और डिटेल दी गई है या सिर्फ हवा में बात है? नहीं, रिपोर्ट में 2 सीनियर अधिकारियों का जिक्र है, नाम नहीं बताया है जाहिर है, पर उनके हवाले से कहा गया है कि सरकार के अंदर इस पर डिस्कशन चल रहा है। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि भारत शायद ज्वाइन करने से पहले कुछ शर्तें रखेगा, जैसे सदस्य देशों से, खासकर चीन जैसे बड़े प्लेयर से मार्केट एक्सेस बराबर का मिले, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये भारत की बहुत पुरानी और अहम मांग रही है। तो मतलब सरकार खुलकर मान नहीं रही, लेकिन सोच विचार चल रहा है, शायद सही टाइम और सही शर्तों का इंतजार है। अच्छा, अब सरकार से हटकर बात करते हैं बाहरी एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, थिंक टैंक्स, उनका क्या कहना है? क्या वो भी कह रहे हैं कि भारत को दोबारा सोचना चाहिए? हाँ, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कई बड़े नाम, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय एक्सपर्ट्स, वो भारत को पुरजोर सलाह दे रहे हैं कि आरसीईपी पर फिर से सोचो। अभी बिल्कुल ताज़ा खबर है, इसी महीने अगस्त 2025 में दुनिया के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं जेफरी सैक्स। जेफरी सैक्स, हाँ उनका नाम तो सुना है, काफी बड़ा नाम है। जी, उन्होंने सिफारिश की है कि भारत को आरसीईपी पर दोबारा गौर करना चाहिए। अच्छा, उनकी सिफारिश का तो वजन होता है। क्या लॉजिक दिया है उन्होंने इसके पीछे? उनका मेन तर्क इकोनॉमी से जुड़ा है, ग्रोथ से। उनका मानना है कि ईस्ट एशिया की जो डायनामिक इकोनॉमीज हैं, उनके साथ अगर भारत गहरे ट्रेड रिलेशंस बनाता है तो वो अपनी जो 7% सालाना जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है, हाँ, जो बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, बिल्कुल, उस टारगेट को पाने में मदद मिलेगी। आरसीईपी क्या है?
वो इस रीजन के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है। ये बात बिजनेस स्टैंडर्ड में भी छपी थी। 7% ग्रोथ रेट, ये तो किसी भी सरकार के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहीं एक सवाल उठता है, क्या ये टारगेट उन गहरी चिंताओं को अनदेखा नहीं कर देता जिनका जिक्र भारत 2019 से कर रहा है, खासकर वो चीन से इंपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट वाला डर? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और सच कहें तो यही इस पूरे मामले का क्रक्स है। विरोधाभास यही है, एक तरफ विकास की बड़ी संभावनाएं दिखती हैं, दूसरी तरफ अपने घरेलू उद्योगों, किसानों, उनके हितों की चिंता है। इसी बैलेंस को साधना सबसे मुश्किल काम है। वैसे सिर्फ जेफरी सैक्सी नहीं है, भारत के अपने नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, हाँ, उन्होंने भी कुछ समय पहले ऐसी ही बात कही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भारत को सिर्फ RCEP ही नहीं बल्कि CPTPP जैसा जो दूसरा बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट है, हाँ, ट्रांस पैसिफिक वाला, जी, उसमें भी शामिल होने पर सोचना चाहिए। नीति आयोग के सीईओ का ये कहना तो बहुत मायने रखता है। उनका क्या तर्क था इसके पीछे? उनका लॉजिक ये था कि इन बड़े ट्रेड ग्रुप्स का हिस्सा बनने से भारत के जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, मतलब SMS, उनको ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ने का मौका मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उनका मानना था कि प्रोटेक्शनिज्म से अच्छा है कि ग्लोबल मार्केट से जुड़ो, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा होगा। रॉयटर्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन सब ने उनकी ये बात कवर की थी। तो एक तरफ एक्सपर्ट्स का दबाव है, ग्रोथ की बात है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है कि भाई 2019 में भारत इतने बड़े मौके से पीछे क्यों हटा था? क्या वो चिंताएं अब खत्म हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चिंताएं खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि कुछ मामलों में, जैसे चीन के साथ जो स्ट्रैटेजिक टेंशन बढ़ी है, हाँ, वो तो है ही। उसके बाद तो शायद वो चिंताएं और गहरी हो गई हैं। एनालिस्ट्स यही मानते हैं, जैसा कि थिंक चाइना, द प्रिंट, ईस्ट एशिया फोरम, इन जगहों पर जो बातें छपी हैं, उनसे यही लगता है कि चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट और दूसरे जियोपॉलिटिकल मुद्दे RCEP में भारत के वापसी की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। क्योंकि RCEP में चीन का दबदबा तो है ही, और ये भारत के लिए एक सेंसिटिव इशू है। चीन वाले एंगल के अलावा वो कौन सी ठोस आर्थिक और घरेलू चिंताएं हैं जो भारत को रोक रही हैं? घरेलू मोर्चे पर चिंताएं बहुत असली हैं और गंभीर भी। सबसे बड़ा डर तो ट्रेड डेफिसिट का है, व्यापार घाटा, खासकर चीन के साथ, जो पहले ही बहुत ज्यादा है। डर ये है कि RCEP में आ गए तो चीन और दूसरे मेंबर देशों से सस्ता माल इतना आएगा कि भारत के अपने उद्योग, खासकर MSMEs, वो टिक नहीं पाएंगे, बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है, उसको लेकर तो भारी चिंताएं हैं। भारत हमेशा से अपने किसानों और डेयरी उद्योग को विदेशी कंपटीशन से बचाता आया है। RCEP में इन सेक्टर्स को खोलना पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव है। और वो जो टेक्निकल आपत्तियां थीं जो 2019 की बातचीत में बहुत उठी थीं, जैसे इंपोर्ट सर्च को रोकने के तरीके या टैरिफ कम करने की शर्तें, उनका क्या हुआ? हाँ, वो टेक्निकल पॉइंट्स भी अभी वहीं के वहीं हैं, और भारत अगर आगे कोई फैसला लेता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। उनमें मेन क्या थी? एक तो था इंपोर्ट सर्च का डर, मतलब अचानक किसी चीज़ का इंपोर्ट बहुत बढ़ जाए। भारत चाहता था कि ऐसा हो तो उसे सेफगार्ड लगाने का हक हो, टेम्पररी टैरिफ बढ़ाने या कोटा लगाने का, ताकि अपनी इंडस्ट्री को बचा सके। दूसरा, बेस ईयर का मसला। टैरिफ कटौती कब से गिनी जाए? भारत चाहता था कोई हाल का साल हो, जैसे 2019, लेकिन शायद 2014 जैसा पुराना साल बेस माना जा रहा था। भारत ने इस बीच कई ड्यूटीज बढ़ाई थी। पुराना बेस ईयर का मतलब होता कि वो बढ़ी हुई ड्यूटीज भी जल्दी कम करनी पड़ती। अच्छा, ये पेचीदा है। हाँ। तीसरा था टैरिफ कम करने में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। भारत चाहता था कि उसे ज्यादा छूट मिले ये तय करने में कि किस आइटम पर टैरिफ कितनी तेजी से कम करना है, अपनी जरूरत के हिसाब से। और चौथा, डेटा सॉवरेनिटी का मुद्दा, डेटा लोकलाइजेशन। भारत चाहता है कि नागरिकों और कंपनियों का डेटा देश के अंदर रहे, जबकि ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट अक्सर डेटा के फ्री फ्लो पर जोर देते हैं। ये सारे मुद्दे आपको विकिपीडिया या रेडिट जैसी जगहों पर भी चर्चा में दिख जाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक्सपर्ट लेवल की बात नहीं रही, आम बहस का हिस्सा भी था। तो कुल मिलाकर तस्वीर तो काफी उलझी हुई लगती है। एक तरफ अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पुनर्विचार हो रहा है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री 7% ग्रोथ का सपना दिखा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी दबाव है। दूसरी तरफ चीन के साथ टेंशन अपनी जगह है, घरेलू उद्योगों और किसानों का डर है, और 2019 वाली वो टेक्निकल दिक्कतें भी हैं। तो इस पूरी कश्मकश में भारत सरकार आखिर है कहाँ?
अगर हम पूरी पिक्चर को जोड़ने की कोशिश करें तो हाँ, स्थिति वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड है। इसको कुछ पॉइंट्स में ऐसे समझ सकते हैं। पहला, ऑफिशियल स्टैंड, वो अभी भी नहीं का है। पब्लिक में सरकार पुराने फैसले पर कायम है। दूसरा, अंदरूनी रीवैल्यूएशन। हाँ, पर्दे के पीछे सोच विचार जरूर चल रहा है। सरकार शायद सही शर्तों का इंतजार कर रही है, खासकर मार्केट एक्सेस और सेफगार्ड्स पर। अगर वो आश्वासन मिलते हैं तो भविष्य में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तीसरा, मेन चिंताएं या बाधाएं। चीन के साथ ट्रेड इम्बैलेंस और स्ट्रेटेजिक टेंशन सबसे ऊपर है। फिर एमएसएमईज, किसान, डेयरी उद्योग का प्रोटेक्शन और डेटा सॉवरेनिटी, ये सब अहम है। चौथा, बाहरी दबाव और सपोर्ट। बड़े इकोनॉमिस्ट और ग्लोबल बॉडीज कह रही हैं कि जुड़ने में फायदा है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। और पांचवां, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। चीन के साथ जो लगातार टेंशन बनी हुई है और आत्मनिर्भर भारत जैसी घरेलू नीतियों पर जो जोर है, ये सब मिलकर सरकार के लिए फैसला लेना और भी मुश्किल बना देते हैं। बैलेंस बनाना होगा। तो मतलब निचोड़ ये है कि भारत ने आरसीपी में वापसी का दरवाजा शायद पूरी तरह बंद तो नहीं किया, लेकिन कदम बहुत संभल कर रख रहा है। कोई भी फैसला लेने से पहले वो चाहता है कि उसकी जो पुरानी चिंताएं हैं उनका कोई ठोस हल निकले। ऐसा लगता है कि सरकार एक बहुत ही क्या कहें नाजुक तराजू पर चीजों को तौल रही है। एक पलड़े पर ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने, ग्रोथ बढ़ाने के फायदे हैं, दूसरे पर घरेलू इंडस्ट्री, किसानों की सुरक्षा और चीन से जुड़े रणनीतिक रिस्क। इसी बैलेंस को साधना असली चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत आखिर में आरसेप में शामिल होगा या नहीं, और अगर होगा तो कब, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या आगे कभी बातचीत होती है तो उसमें उसकी मेन मांगे मानी जाती हैं या नहीं। खासकर ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए मजबूत सेफगार्ड्स और सभी मेंबर देशों, खासकर चीन के मार्केट में बराबर की फेयर पहुंच, बैलेंस्ड मार्केट एक्सेस, ये शर्तें बहुत जरूरी होंगी। और यहीं पर एक और अहम सवाल उठता है कि क्या आरसेप के जो मौजूदा सदस्य हैं, जिन्होंने भारत के बिना ही समझौता लागू कर लिया, क्या वो अब भारत की इन खास और शायद ज्यादा सख्त शर्तों को मानने को तैयार होंगे? वो भी तब जब भारत एक बार एडवांस स्टेज से बाहर निकल चुका है। और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए एक बात सोचने वाली है। मान लीजिए आगे चलकर किसी मोड़ पर भारत आरसीईपी में शामिल होने का फैसला कर लेता है, तो उसे अपनी किन गहरी पुरानी चिंताओं पर, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट का डर हो या किसानों के हितों की बात या एमएसएमईज की सुरक्षा, शायद कुछ हद तक समझौता करना पड़े। और वो कौन सी बाहरी मजबूरियां या आर्थिक हालात हो सकते हैं या कौन सी शर्तें मिल सकती हैं जिनके बदले भारत ऐसा कोई समझौता करने को राजी हो जाए। आज जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, उसमें ये संतुलन साधना भारत के लिए कितना मुश्किल और कितना जरूरी होगा, इस पर गौर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।